नमस्कार और नामांकन अपडेट के दौरान होने वाली त्रुटि के कारण अपराध और दंड मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप नामांकन या अपडेट के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण होने वाले अपराधों और दंडों के बारे में सीखेंगे। आइए इस मॉड्यूल को एक परिदृश्य से शुरू करते हैं।
सौरभ के पास नामांकन डाटा में अपलोड किए जाने के लिए 2 सेट थे। उसने डेटा के पहले सेट को कहीं खो दिया और वह समय पर अपलोड नहीं किया गया। उसने मीना नामक एक निवासी से संबंधित डेटा का दूसरा सेट अपलोड किया था, लेकिन मीना की तस्वीर धुंधली थी। उनका नाम श्री मीना के रूप में अपडेट किया गया था। सौरभ के काम के अभाव की प्रकृति के आधार पर प्राधिकरण उसके खिलाफ कुछ मासिक कार्रवाई करेगा। आइए देखें कि सौरभ ने क्या अपराध किया है और आधार अधिनियम के अनुसार इसका क्या आशय है। आधार अधिनियम के अनुसार नामांकन पैकेट के अपलोड में देरी की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कमी हो सकती है: 1. नामांकन की तारीख से 10 दिनों के बाद नामांकन पैकेट अपलोड करने में देरी, या नामांकन की तारीख से 20 दिन बाद सिंक किया गया लेकिन अपलोड नहीं किए गए को नामांकन की तारीख से 30 दिनों तक अपलोड नहीं किया गया तो पैकेट गुम माना जाता है। मासिक कार्रवाई में राशि और अन्य नियंत्रणों को रोकना शामिल है। प्रत्येक नामांकन पैकेट के लिए दी जाने वाली राशि 25 रुपए या 50 रुपए हो सकती है। यदि 5 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किए जाने पर विभिन्न नियंत्रण जैसे नामांकन फ्रीज को लागू किया गया है। जनसांख्यिकीय त्रुटि या डीई के मामले में, जिसमें डाटा गुणवत्ता में त्रुटियां शामिल हैं, जैसे तस्वीर की खराब गुणवत्ता, स्पष्ट लिंग या जन्म तिथि त्रुटि और आदि, प्रत्येक मामले के लिए 25 रुपए प्रति पैकेट राशि रोक ली जाएगी। मासिक संचयी डीई त्रुटियों के लिए प्रत्येक 30 मामलों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऑपरेटर का निलंबन कार्रवाई है। अब एक अन्य प्रकार की त्रुटि, बायोमेट्रिक त्रुटि को देखते हैं। बायोमेट्रिक त्रुटि या बीई 3 प्रकार के होते हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक त्रुटि 3 या बीई 3 में
त्रुटि की प्रकृति तस्वीर दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। आइए इस मामले में की जाने वाली मासिक कार्रवाई को देखें। संक्रमण कथन सभी क्लिकों के बायोमेट्रिक प्ले किया जाने त्रुटि 3 के खिलाफ की जाने वाली मासिक कार्रवाई है। 1. प्रत्येक मामले में 25 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। 2. मासिक संचयी BE 3 त्रुटियों के लिए 30 मामलों हेतु पूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऑपरेटर का निलंबन। BE 1 के मामले में कमी की प्रकृति निम्नलिखित हो सकती है। 1. पूर्ण फिंगरप्रिंट या पूर्ण आइरिस गलत तरीके से गुम होने के रूप में दर्ज की गई। 2. BE के गुम फोटो की फोटो। 3. एक अलग व्यक्ति की अपवाद फोटो। 4. किसी वस्तु का अपवाद फोटो। आइए इस मामले में की जाने वाली मासिक कार्रवाई को देखें। BE 1 के मामले में की जाने वाली मासिक कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है। 1. प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। 2. मासिक संचयी BE 1 त्रुटियों के लिए 1 या अधिक मामलों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऑपरेटर का निलंबन। 5. BE 2 के मामले में त्रुटि की प्रकृति निम्नलिखित हो सकती है। 1. अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता वाली फोटो। 2. अपवाद फोटो में अपवाद दिखाई नहीं दे रहा है। आइए इसके लिए की जाने वाली मासिक कार्रवाई को देखें। प्रत्येक मामले में 25 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। मासिक संचयी BE 2 त्रुटियों के लिए 30 मामलों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऑपरेटर का। आइए फोटो की फोटो या POP से संबंधित अपराध को समझें। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अमित अपना आधार प्राप्त करता है और फोटो को पूरी तरह से धुंधला पाता है, जो फोटो की फोटो या POP की कमी का परिणाम है। वह अपना पता भी विकृत अक्षरों से भरा हुआ पाता है। यहां कमी असभ्य भाषा है। आइए देखें कि इन दोनों कमियों के मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। यहां कमी यह है कि फोटो किसी अन्य फोटो या गैर मानव की ली जाती है। प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। मासिक संचयी POP त्रुटियों के लिए 1 या अधिक मामलों हेतु ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 5 या अधिक मामलों के लिए ऑपरेटर को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। संचयी त्रुटि गणना 1 या उससे अधिक होने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए अगली कमी को देखें। यहां निवासी की जनसंख्यिकीय में असभ्य भाषा, अशिष्ट भाषा का उपयोग। मासिक कार्रवाई हो सकती है। प्रत्येक मामले में 1,000 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। इस तरह की त्रुटियों के मासिक संचयी के लिए 1 या अधिक मामलों हेतु ऑपरेटर को पूर्ण प्रशिक्षण के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 5 या अधिक मामलों के लिए ऑपरेटर को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि संचयी त्रुटि गणना
एक या उससे अधिक है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए अब कमी की प्रकृति और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्रवाई को समझते हैं। कमी की प्रकृति और मासिक कार्रवाई के लिए प्रत्येक नंबर पर क्लिक करें। आइए एक ऐसा मामला लेते हैं जहां त्रैमासिक प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान रिपोर्ट की गई अत्यधिक कमियां, उल्लंघन या समीक्षाधीन अवधि के लिए देय राशि 50% से अधिक होगी। कमी के इस मामले में एजेंसी के नामांकन संचालन को निलंबित कर दिया जाएगा और उनका ई1 कोड और अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए वापस ले लिया जाएगा। बायोमेट्रिक त्रुटि 3 के खिलाफ की जाने वाली मासिक कार्रवाई है। एक, प्रत्येक मामले में 25 रुपए प्रति पैकेट की राशि रोक दी जाएगी। 2, मासिक संचयी BE3 त्रुटियों के लिए 30 मामलों हेतु पूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऑपरेटर का निलंबन। ऐसे मामले में प्रत्येक घटना पर 50,000 रुपए के जुर्माने के रूप में कार्रवाई की जाएगी और 1 वर्ष के लिए ऑपरेटर का निलंबन होगा। UIDAI के सॉफ्टवेयर या ऑपरेटर के बाईपास पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ जैसे धोखाधड़ी के संभावित इरादे के साथ निर्धारित दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपए शुल्क और 5 साल के लिए ऑपरेटर का निलंबन शुरू किया जाएगा। दस्तावेज त्रुटि DE के फर्जी दस्तावेजों या लापता दस्तावेजों के कारण हो सकता है। कार्रवाई में शामिल होगा प्रति पैकेट 10,000 रुपए, मासिक संचयी DE 1 त्रुटियों के लिए
एक या अधिक मामले के संबंध में ऑपरेटर को पूर्ण प्रशिक्षण के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 5 या अधिक मामलों के लिए ऑपरेटर को 5 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि संचयी त्रुटि गणना 1 से अधिक होने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दस्तावेज त्रुटि डीई 2 अमान्य दस्तावेज, खराब गुणवत्ता के दस्तावेज और बेमेल जनसांख्यिकीय डेटा के कारण हो सकता है। कार्रवाई में शामिल होंगे 25 रुपए प्रति पैकेट और मासिक संचयी डीई द्वितीय त्रुटियों के लिए 30 या अधिक मामलों के संबंध में ऑपरेटर को पूर्ण प्रशिक्षण के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जब कमी की प्रकृति दस्तावेज त्रुटियों 1, 2 और 3 के लिए वित्तीय निरुत्साहम है तो कार्रवाई थोड़ी अलग होगी। कार्रवाई में शामिल होंगे डीई त्रुटि 1 और 2 को जनसांख्यिकीय त्रुटि माना जाएगा। उन्हें महीने के लिए जांचे गए पैकेटों की कुल संख्या के खिलाफ त्रुटि पैकेट के कुल प्रतिशत के डीई प्रतिशत के साथ गिना जाएगा। उस महीने के कुल भुगतान का वही प्रतिशत डीई त्रुटि के साथ काटा जाएगा। इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, हम एक गतिविधि करेंगे। यहां दिए गए विकल्प के साथ कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न पढ़ें, सही विकल्प या विकल्पों को चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। यह सही है। नामांकन की तारीख से 30 दिनों तक अपलोड नहीं किए जाने वाले नामांकन पैकेट को लापता माना जाता है। यह सही है। अधिकांश प्रकार के त्रुटि के 30 मामलों के बाद एक ऑपरेटर को पूर्ण प्रशिक्षण के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यह सही है। यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करने पर प्रति मशीन 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और ऑपरेटर का निलंबन 5 साल के लिए होगा।
यह सही है, बाय नहीं है। यह सही है। दस्तावेज त्रुटि डीई 2 में अमान्य दस्तावेज, खराब गुणवत्ता दस्तावेज, बेमेल जनसांख्यिकीय डेटा शामिल होगा। एक, नामांकन या अपडेट के दौरान त्रुटि के मामलों में अपराध और दंड उनकी प्रकृति के आधार पर भिन्न होते हैं। दो, कमी की प्रकृति में शामिल है जनसांख्यिकीय त्रुटि, बायोमेट्रिक त्रुटि, फोटो का फोटो, निवासियों के जनसांख्यिकीय में असभ्य, अशिष्ट भाषा का उपयोग और नकली पीओए के साथ नामांकन, यूआईडीएआई सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके या धोखे से सहमति पर्ची का सृजन या कोई नामांकन करना। तीन, मासिक कार्रवाई में शामिल है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक आवश्यकता है।
रमेश, यूआईडी और यूआईडी की पूर्ण प्राप्ति की प्रक्रिया मॉड्यूल में आपका स्वागत है। Namaste. My name is Shashank. I have lost my Aadhaar card on my way back home from the market. Can you please help me retrieve it? आगे बढ़ने के लिए हाँ पर क्लिक करें। शशांक को अपने आधार कार्ड को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपका कार्य किसी भी 3 उपयुक्त सुझावों को दें और उन्हें प्लेस होल्डर में रखें। शशांक स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट लिंक पर जा सकते हैं। 1947 पर क्लिक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर ईमेल से पत्राचार कर सकते हैं। आधार स्थायी नामांकन केंद्र या यूआईडीएआई के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय या आरजो में जा सकते हैं। थैंक यू। आई विल फॉलो योर सजेशंस। इस मॉड्यूल में आप उन विभिन्न तरीकों की पहचान करना सीखेंगे जिनके माध्यम से यूआईडी या ईआईडी को पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। आइए आधार पूर्ण प्राप्ति प्रक्रिया की आवश्यकता को समझते हैं। आधार की पूर्ण प्राप्ति की आवश्यकता तब हो सकती है जब निवासी को अपने आधार को लिंक या सीड करने की जल्दी हो। यह तब भी आवश्यक होती है जब पत्र 90 दिनों के बाद भी गंतव्य पर नहीं पहुंचता है या जब निवासी अपनी ईआईडी या यूआईडी स्लिप खो देते हैं। आइए अब हम आधार को पूर्ण प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानें। मॉड्यूल की शुरुआत में हमने परिदृश्य देखा था जहां शशांक ने अपना आधार कार्ड खो दिया था। आइए पूर्ण प्राप्ति प्रक्रिया को विस्तार से देखें। निवासी की सहायता करने में प्रसन्नता होगी। श्रीधर ने निकटतम नामांकन केंद्र में नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी थी। श्रीधर को केवल नामांकन आईडी प्राप्त हुई थी। आइए नामांकन आईडी का उपयोग करके आधार कार्ड पूर्ण प्राप्ति की प्रक्रियाओं को देखें। एक निवासी ई आधार पोर्टल पर जाकर आधार को पूर्ण प्राप्त कर सकता है। लिंक स्क्रीन पर दिया गया है। ओटीपी प्राप्त करने के लिए ईआईडी नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर आधार पत्र की एक पीडीएफ कॉपी ई आधार डाउनलोड करें। एक निवासी स्क्रीन पर दिखाए गए एसएमएस निवासी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आधार प्राप्त करने के काशीराम के पास यूआईडी और आधार है लेकिन उसका पत्र खो गया। आइए आधार पत्र पूर्ण प्राप्ति की प्रक्रिया देखें। यदि किसी निवासी के पास आधार है लेकिन उसने पत्र खो दिया है
तो आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके आधार पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निवासी आधार संख्या, ईमेल आईडी और पिन कोड के साथ देखें। निवासी 51969 पर आधार नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड के साथ भी एसएमएस कर सकता है। आइए अब उपलब्ध कुछ अन्य सेवाओं को समझते हैं। निवासी स्क्रीन पर दिखाए गए यूआरएल के द्वारा पासवर्ड सुरक्षित पीडीएफ फाइल के रूप में आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आधार पूर्ण मुद्रण आदेश यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन सेवा है। एक निवासी अपने आधार का पूर्ण मुद्रण करने के लिए अनुरोध कर सकता है यदि उसे मूल आधार पत्र प्राप्त न हुआ हो या मूल आधार पत्र गुम या खो गया हो। निवासी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जा सकता है और आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या ईआईडी का उपयोग करके आधार प्रिंट कर सकता है। ओटीपी विकल्प के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा। निवासी का मोबाइल नंबर पंजीकृत न होने के मामले में मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है बॉक्स पर चेक करें। फिर ओटीपी प्राप्त करने के लिए गैर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक कार्यकलाप शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। यह गलत है। एक निवासी जिसने ईआईडी और या यूआईडी आधार खो दिया है उसे https://resident.uidai.net.in/find/UID/EID साइट पर जाना चाहिए। आइए अब उपलब्ध कुछ अन्य सेवाओं को एक कार्यकलाप शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, सही यह सही है। एक निवासी यह सही है। यह सही है। यह सही है। एक निवासी होगा।
यह सही है। ईआईडी का उपयोग करके आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए एक निवासी https:// कर सकता है। इस मॉड्यूल में हमने उन विभिन्न तरीकों को सीखा जिनके द्वारा कोई निवासी आधार जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकता है। जिन परिदृश्यों पर हमने चर्चा की है उनमें ए, जब ईआईडी पता है लेकिन यूआईडी खो गया है, बी, जब आधार पत्र खो गया है, और सी, जब यूआईडी और ईआईडी दोनों खो गए हैं। एक निवासी निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन करके या एसएमएस भेजकर या निर्दिष्ट आईडी पर ईमेल भेजकर आधार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक निवासी स्थायी नामांकन केंद्र या निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय भी जा सकता है और अपना काम करवा सकता है। ई आधार सेवाएं एक निवासी को आधार की एक प्रति डाउनलोड करने में सक्षम बनाती है। 4. आधार पूर्ण मुद्रण आदेश एक निवासी को अपने आधार को पूर्ण मुद्रित करने का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। एक ऑपरेटर को नीचे दिए गए चरणों के अनुसार आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में लॉग इन करना चाहिए। किसी नए निवासी का यूआईडीएआई सॉफ्टवेयर में नामांकन करने या जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने के लिए ऑपरेटर को आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में लॉग इन करना पड़ता है। ऑपरेटर आईडी फील्ड में ऑपरेटर आईडी तथा ऑपरेटर नाम फील्ड में ऑपरेटर का नाम दर्ज करें तथा ओके पर क्लिक करें। ऑपरेटर यूआईडी फील्ड में आइरिस के सत्यापन के लिए ऑपरेटर को अब आप स्क्रीन पर ऑपरेटर के आंकड़े देख सकते हैं। एक बार आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेने के बाद आप स्क्रीन पर जीपीएस नोटिफिकेशन पुष्ट देख सकते हैं। यदि पुष्ट यह बताता है कि जीपीएस निर्देशांक अपडेट नहीं, जीपीएस अपडेट नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि अक्षांश जैसे ही आप एक बार स्टार्ट जीपीएस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, फिर ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि जीपीएस इंफॉर्मेशन फील्ड में जीपीएस अपडेट हो गया है। मौजूदा जीपीएस डाटा अपडेट को एक बार जीपीएस डेटा अपडेट होने के बाद ऑपरेटर की जानकारी को सिंक्रोनाइज करने के लिए दाएं कोने पर सबसे ऊपर प्रोसेस के विकल्प पर क्लिक करें। आप प्रोसेस के नीचे ऑप्शन की एक सूची देख सकते हैं। उस पेज पर जाने के लिए ऑपरेटर विवरण सिंक्रोनाइज करें चुनें। स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। सिंक्रोनाइज ऑपरेटर विवरण विकल्प पर क्लिक करें। आप स्क्रीन पर एक पेज देख सकते हैं। संबंधित फील्ड में लोकेशन का विवरण अपडेट करें और ओके पर क्लिक करें।
ओटीपी फील्ड में ऑपरेटर के पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। अब आपको स्क्रीन पर ऑपरेटर आधार कार्ड बनवाने के लिए निवासी को किसी भी आधार सेवा केंद्र में ऑपरेटर को अपना विवरण देना होगा। निवासी को नामांकन फॉर्म भरने के बाद जानकारी की अवश्य जांच लेनी चाहिए। सत्यापित फॉर्म नामांकन ऑपरेटर को भेजा जाता है। ऑपरेटर ईसीएमपी सॉफ्टवेयर के ब्यौरे को दर्ज करता है। सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाने वाले विवरण को जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण कहा जाता है। यह मॉड्यूल आपको यह जानने में सहायता करेगा कि कैसे जनसांख्यिकीय ब्यौरे को एकत्रित किया जा सकता है। किसी नए निवासी का नामांकन करने के लिए दाएं कोने पर सबसे ऊपर निवासी नामांकन विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इसमें निवासी का नामांकन विकल्प को चुनें। एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा कि आप नए नामांकन को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। यदि आप नए निवासी का ब्यौरा भरना चाहते हैं तो हां पर क्लिक करें। यदि कोई पिछला नामांकन पर कार्य जारी है तो नहीं पर क्लिक करें। निवासी प्रकार फील्ड में यह चुनें कि निवासी भारतीय है या अनिवासी भारतीय। निवासी का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे नाम के फील्ड में निवासी का नाम भरें। लिंग फील्ड में लिंग का प्रकार चुनें। यदि निवासी ने अपनी जन्म तिथि की जानकारी दी है तो जन्म तिथि फील्ड में जन्म तिथि का विकल्प चुनें और जन्म तिथि भरें। यदि निवासी ने अपनी आयु बताई है तो आयु का विकल्प चुनें और इसमें आयु भरें। अब संपर्क विवरण स्थान पर निवासी का संपर्क विवरण दें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से केयर ऑफ विकल्प चुनें और उसी फील्ड में घर या फ्लैट का नाम दर्ज करें। संबंधित फील्ड में निवासी का रिहायशी ब्यौरा जैसे मकान नंबर, गली का नाम और स्थान का नाम दर्ज करें। पिन कोड फील्ड में दिया हुआ पिन कोड दर्ज करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू चुनें। यह आपको राज्यों और जिलों की सूची दिखाएगा। नामांकन फॉर्म में दिए गए राज्य और जिला में से कोई चुनें। चुने जाने के आधार पर यह संबंधित फील्ड में अपने आप भर जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आईएसडी कोड जैसे भारत +91 है चुनें। उसके बाद फील्ड में निवासी का मोबाइल नंबर दर्ज करें। ईमेल फील्ड में निवासी की ईमेल। इसके बाद मेन्यू में सबसे ऊपर रेफरेंस टैब पर क्लिक करके रेफरेंस पेज पर जाएं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से जन्म प्रमाण के डॉक्यूमेंट का प्रकार चुनें। याद रखें कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी चुन सकते हैं। पहचान प्रमाण पत्र फील्ड में पहचान प्रमाण पत्र का दस्तावेज चुनें। उसके बाद पता प्रमाण पत्र फील्ड में पता प्रमाण पत्र का दस्तावेज चुनें। उदाहरण के लिए यदि निवासी ने अपना पैन कार्ड दिया है तो पहचान प्रमाण पत्र फील्ड में पैन कार्ड चुनें। मेन्यू में सबसे ऊपर फोटोग्राफ टैब पर क्लिक करें। UIDAI फोटोग्राफ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हैंड कैमरे की सहायता से निवासी की फोटो कैप्चर करें। मेन्यू में सबसे ऊपर आइरिस टैब पर क्लिक करें। आइरिस स्कैनर की सहायता से निवासी की आइरिस कैप्चर करें। फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहायता से निवासी के बाएं हाथ की उंगलियों, दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठों के निशान लेने के लिए फिंगरप्रिंट टैब पर क्लिक करें। उसके बाद भरी गई जानकारी लिए गए फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट और आइरिस देखने के लिए
नेक्स्ट पर क्लिक करें। निवासी को भरा गया विवरण दिखाएं और उनसे पुष्टि करवा लें। यदि निवासी बताता है कि इसमें कुछ नहीं बदलना तो कंफर्म टैब पर क्लिक करें। यदि कुछ अपडेट करना है तो आवश्यक बदलाव करने के लिए पिछले टैब पर क्लिक करें और उसके बाद कंफर्म टैब पर क्लिक करें। ब्यौरा प्रस्तुत करने और नामांकन करने के लिए ऑपरेटर को अपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा। इसके साथ ही निवासी का नामांकन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और निवासी की ईआईडी सुरक्षित हो जाएगी। निवासी को एक रसीद देने के लिए प्रिंट रसीद पर क्लिक करें। इसके बाद निवासी द्वारा दिए गए सहायक दस्तावेज को संलग्न करने के लिए अटैच दस्तावेज पर क्लिक करें। प्रत्येक सहायक दस्तावेज को स्कैन करें और संबंधित दस्तावेज के प्रकार में संलग्न करें। एक बार सभी दस्तावेजों के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने पर आप स्क्रीन पर एक टिक मार्क देख सकते हैं। उसके बाद सेव टैब पर क्लिक करें। इसके साथ ही हमने नए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार धारक को किसी भी आधार सेवा केंद्र में ऑपरेटर को उसकी जानकारी अवश्य देनी होती है। अपडेट फॉर्म भरने के बाद निवासी को जानकारी की अवश्य जांच लेनी चाहिए। सत्यापित किया गया फॉर्म नामांकन ऑपरेटर को दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेटर अपडेट क्लाइंट लाइट सॉफ्टवेयर में जनसार्वकीय विवरण जैसे पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करता है। ऑपरेटर ईसीएमपी सॉफ्टवेयर में अन्य प्रकार के जनसार्वकीय या बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए जानकारी दर्ज करता है। सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाने वाली जानकारी को जनसार्वकीय या बायोमेट्रिक जानकारी कहा जाता है। यह मॉड्यूल आपको यह जानने में सहायता करेगा कि जनसार्वकीय के तहत ब्यौरा कैसे अपडेट करते हैं। निवासी की जनसार्वकीय या बायोमेट्रिक जानकारियां ऑफलाइन अपडेट करने के लिए दाएं तरफ सबसे ऊपर स्थित लाइफ साइकिल चेंजेस पर क्लिक करें। उसके बाद इसमें ऑफलाइन अपडेट किसी भी जानकारी को अपडेट करने से पहले सबसे पहले नाम फील्ड में आधार धारक का नाम दर्ज करें। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी फील्ड में आधार नंबर फील्ड में उनका आधार नंबर दर्ज करें। आइए जानते हैं कि आधार धारक की जनसार्वकीय जानकारी कैसे अपडेट करते हैं। मेन्यू में सबसे ऊपर रेफरेंस टैब चुनें। संपर्क विवरण फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट से केयर ऑफ विकल्प चुनें। उसके बाद उसी फील्ड में केयर ऑफ एड्रेस डालें। इसके ऑफलाइन निवासी होने के कारण ऑपरेटर संबंधित फील्ड में आधार धारक का सभी आवश्यक ब्यौरा भरेगा। पिन कोड फील्ड में आधार धारक द्वारा आधार अपडेट फॉर्म में दिए गए पिन कोड के अनुसार ही पिन कोड दर्ज करें। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू चुनें। यह आपको राज्यों और जिलों की सूची प्रदर्शित करेगा। नामांकन फॉर्म में दिए गए डेटा के अनुसार राज्य और जिला चुनें। चयन के आधार पर यह संबंधित फील्ड में अपने आप भर जाएगा। संबंधित फील्ड में निवासी का रिहायशी ब्यौरा जैसे मकान नंबर, गली का नाम और स्थान का नाम दर्ज करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आईएसडी कोड जैसे भारत +91 है चुनें।
उसके बाद फील्ड में निवासी का मोबाइल नंबर दर्ज करें। ईमेल फील्ड में निवासी की ईमेल आईडी दर्ज करें। क्योंकि आधार धारक ने पता अपडेट करने का अनुरोध किया है, इसलिए पहचान और पता सत्यापन फील्ड में सत्यापन के लिए दस्तावेज का नाम चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आधार धारक ने सहायक दस्तावेज के रूप में अपडेट फॉर्म के साथ विवाह का प्रमाण पत्र लगाया है, तो ड्रॉप डाउन सूची से दस्तावेज के नाम में सरकार द्वारा जारी विवाह का प्रमाण पत्र चुनें, जिसमें पता भी दिया गया है। मेन्यू में सबसे ऊपर फोटोग्राफ टैब पर क्लिक करें। हैंड कैमरे की सहायता से आधार धारक की फोटो खींचें और पुष्टि के लिए आइरिस स्कैनर की सहायता से दाईं आंख या बाईं आंख की आइरिस कैप्चर करें। रिव्यू टैब पर क्लिक करें और भरी गई जानकारियां आधार धारक को पुष्टि के लिए दिखाएं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। ब्यौरा प्रस्तुत करने और नामांकन करने के लिए ऑपरेटर को अपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा। इसके साथ ही निवासी का नामांकन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और निवासी की ईआईडी सुरक्षित हो जाएगी। निवासी को एक रसीद देने के लिए प्रिंट रिसीट पर क्लिक करें। इसके बाद निवासी द्वारा दिए गए सहायक प्रत्येक सहायक दस्तावेज को स्कैन करें और संबंधित दस्तावेज के प्रकार में संलग्न करें। एक बार सभी दस्तावेजों के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने पर आप स्क्रीन पर एक टिक मार्क देख सकते हैं। उसके बाद सेव टैब पर क्लिक करें। इसके साथ ही हमने नए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। नमस्ते, मेरा नाम रमेश। आप और आपका परिवार हकदार हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बेहतर रूप से समझने और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से निभाने की